जिन विद्यार्थियों को ये डर लग रहा है कि पहले पेपर में 40% बनेंगे कि नहीं बनेंगे, उन विद्यार्थियों के लिए मैं 10-10 मिनट की क्लासें लेके आया हूं, ताकि मैथ और रीजनिंग वाले पार्ट में तो कम से कम वो सारे कवर कर ले। सिर्फ 10 मिनट में आपको पूरी स्टैटिक्स रिवाइज करवा देता हूं। देखो, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो सबसे पहले पढ़ूंगा। स्टैटिक्स में जो समंक श्रेणी है वो दो प्रकार की होती है, एक तो सममित श्रेणी और एक असममित श्रेणी। मतलब जो डाटा आपको दिए गए हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं। पहले सममित, इसका मतलब अगर इसमें जो पद मूल्य है उनकी फ्रीक्वेंसी जिस क्रम में बढ़ती है, जैसे फ्रीक्वेंसी 2, 3, 4, ये अधिकतम होने के बाद में उसी क्रम में घटने लग जाए 3, 2, तो ऐसी स्थिति में जो डाटा है वो सममित डाटा होते हैं। अब यहाँ पे डाटा कुछ भी हो सकते हैं, 10, 12, 14, 16 और 18। अगर ऐसी स्थिति में आप देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी जो है वो अधिकतम 4 है। अब 4 से इस साइड में भी देखेंगे तो 3 और 2, और इस साइड में भी देखेंगे तो 3 और 2। अगर इस प्रकार की फ्रीक्वेंसी है तो मतलब वो कहलाएगी सममित श्रेणी। और ऐसी कंडीशन में मध्य माध्यिका बहुलक तीनों बराबर होते हैं। ध्यान रखना, z बराबर m बराबर x बार, आप कैलकुलेट करके देख लेना, तीनों बराबर आएंगे। अब इधर आओ, असममित समंक श्रेणी वो होती है जिसमें आवर्ती अधिकतम होने के बाद में इस टाइप से घटती नहीं है। मतलब यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, जैसे यहाँ पे 2 आया तो यहाँ पे 1 आ सकता है, या फिर मान लीजिए यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 5 आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आवर्ती अधिक हुई 5 और उसके बाद में लगातार नहीं घट रही है। जिस साइड या जिस प्रकार से 5 के इस साइड में है वैसी फ्रीक्वेंसी साइड में नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में वो कहलाएगी असममित समंक श्रेणी। तो यहाँ पे 3 था और यहाँ पे कितना था, 2 था, ये तो हो गया सममित। असममित में ऐसा नहीं होगा। असममित में ऐसा नहीं होगा तो या तो जो आवर्तियां हैं उनका झुकाव x अक्ष की साइड में होगा। मतलब अगर अधिकतम फ्रीक्वेंसी को मैं यहाँ से दर्शाऊं, जैसे मान लो यहाँ पे अधिकतम फ्रीक्वेंसी 4 है, इसको मैं y अक्ष पे दर्शाता हूँ, और उसके बाद में अगर इसका वक्र ऐसे बने कि x अक्ष वाली साइड में तो बड़ा पार्ट आ जाए और इधर वाली साइड में छोटा पार्ट आए, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे अधिकतम फ्रीक्वेंसी पे y अक्ष को लाने पर इधर अक्ष का मान पॉजिटिव होता है, ये x अक्ष है वो पॉजिटिव होता है, और इस साइड में x अक्ष का मान निगेटिव होता है। तो ज्यादा मान पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो देखने से पता चल रहा है कि ज्यादा मान पॉजिटिव है। पॉजिटिव को कहते हैं धनात्मक। तो धनात्मक वाली स्थिति में ये जो आप फ्रीक्वेंसी का वक्र बनाएंगे वो दाईं तरफ ज्यादा झुका होगा, मतलब राइट साइड होगा। राइट साइड होगा, दाईं तरफ बना होगा। दाईं तरफ फ्रीक्वेंसियों का जो झुकाव है, आवृत्तियों को जो झुकाव है वो दाईं साइड में होगा। इसका मतलब जो ग्राफ बनाएंगे तो वो ऐसा बनेगा, और यहाँ पे अधिकतम फ्रीक्वेंसी को इससे मिलाने पर जो ज्यादा पार्ट है वो राइट साइड में होगा। अब राइट साइड में है तो ज्यादा मान किसका होगा, अक्ष का मान ज्यादा होगा। इसका मतलब ऐसी स्थिति में जो अक्ष बार है, कौन, अक्ष बार मतलब समांतर माध्य, ये सबसे ज्यादा होगा, और बीच में हमेशा माध्यिका लिखनी है, और सबसे कम क्या कौन हो जाएगा, जेड हो जाएगा। एक्स बार ग्रेटर देन एम ग्रेटर देन जेड, एक्स एम और जेड मतलब समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक में ये संबंध होगा। ऐसा ही जस्ट इसका विपरीत ऋणात्मक असममित श्रेणी में जब आप ग्राफ बनाएंगे तो इस साइड में मतलब ऋणात्मक वाली साइड में जो ग्राफ है वो ज्यादा बनेगा और इस साइड में ग्राफ कम बनेगा। ऐसी स्थिति में अक्ष का मान जो है वो इधर ज्यादा है, मतलब अक्ष का मान निगेटिव है, अर्थात अक्ष का मान कम होगा। तो ऐसी स्थिति में अक्ष बार एम और जेड में क्या संबंध होगा, इस बार अक्ष बार का मान सबसे कम हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा मान हो जाएगा बहुलक का, उससे कम हो जाएगा माध्यिका का, उससे कम हो जाएगा अक्ष बार का। अब इन स्थितियों में इन तीनों में आपस में क्या रिलेशन होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो रिलेशन होता है जेड बराबर 3m - 2x बार। याद कैसे रहेगा, तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं समांतर माध्य, उसके बाद में माध्यिका, और सबसे लास्ट में पढ़ते हैं बहुलक। तो सबसे लास्ट में पढ़ा बहुलक। अब बराबर देखो, हमेशा ज्यादा में से कम को घटाना होता है, तो 3 में से आप 2 को घटा दो, 3 में से आप 2 को घटा दो। अब यहाँ पे बीच में क्या रखना है, तो बीच में हमेशा माध्यिका रहती है, तो यहाँ पे माध्यिका को लिख दो m से, और बच गया कौन, x बार, तो इसको लिख दो x बार। तो z बराबर 3m - 2x बार। ये कब होता है, जब असममित समंक श्रेणी होती है। पिछली बार एग्जाम में फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है, अगली बार इस बार ये पूछ लिया जाए, मान लो कि सममित श्रेणी में, ध्यान से सुनना, देखो सममित श्रेणी में निम्न में से कौन सा संबंध होता है, तो फिर ऑप्शन ए में आ जाए z बराबर 3m - 2x बार, और दूसरा आ जाए z बराबर 2m - 3x बार, तीसरा आ जाए z बराबर m बराबर x बार, और चौथा आ जाए इनमें से कोई नहीं। ध्यान से सुनना, अगर सवाल में ये लिखा हो सममित श्रेणी में, तो 90% है वो देखते इसको टिक कर देंगे और वो सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि सममित श्रेणी में ये स्थिति नहीं होती है, असममित श्रेणी में ये स्थिति होती है। सममित श्रेणी अगर दे दी जाए तो ऐसी कंडीशन में z बराबर m बराबर होता है x बार। जल्दी से नोट करेंगे, फिर अगला देखते हैं। हम पढ़ते हैं समांतर माध्य, उसके बाद में माध्यिका, और उसके बाद में बहुलक पढ़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में देखो हम क्या करने वाले हैं, इन दो का अंतर, समांतर माध्य और माध्यिका का अंतर, उसके बाद में माध्यिका और बहुलक का अंतर m - z, और उसके बाद में पहले और तीसरे का अंतर x बार - z। ध्यान से समझिए, इन दो का अंतर, उसके बाद में इन दो का अंतर, उसके बाद में इन तीनों का अंतर। अगर इन तीनों में अनुपात पूछा जाए तो ध्यान रखना 1:2:3 होता है, 1, 2 और 3। सबसे पहले 1 का मतलब पहला लिखो, 2 का मतलब दूसरा लिखो, 3 का मतलब तीसरा लिखो। इन शुरू वाले 2 का अंतर x बार - m, इन 2 का अंतर m - z, और इन 2 का अंतर x बार - z। इन तीनों में अनुपात होता है 1:2:3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संभावना है इस बार सवाल यहां से पूछा जा सकता है। जैसे सवाल पूछा जाए कि यदि किसी असममित श्रेणी में x बार तथा
एक्स बार का मतलब समांतर माध्य तथा बहुलक जेड का अंतर 24 है, तो समांतर माध्य तथा माध्यिका का अंतर क्या होगा, एक्स बार माइनस एम का मान क्या होगा, एक्स बार और जेड का अंतर मतलब एक्स बार माइनस जेड का मान आपको दे दिया, तो अगर 3 अनुपात का मान दे दिया आपको 24, तो एक्स बार माइनस एम का मान पूछा है मतलब 1 अनुपात का मान आपको पूछा गया है, तो 3 अनुपात का मान 24 है, तो 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 3 का भाग देंगे 24 में 8 बार जाएगा उत्तर। इससे अगला देखते हैं, सवाल दिया गया है कि निम्न में से असममित श्रेणी के लिए कौन सा संबंध सही नहीं है। अब आपको 3-4 ऑप्शन दे दिए, आपको पता है कि असममित श्रेणी में एक ही संबंध होता है, z बराबर 3m माइनस 2x बार। अगर ये संबंध आ जाए इसका मतलब ये तो होता है, इसके अलावा कोई सही संबंध नहीं होता है। ऑप्शन ए में z बराबर 3m माइनस 2x बार, इसका मतलब ये संबंध तो होता है। अब चेक करते हैं कि ये संबंध होता है या नहीं होता है, तो आपको रटना बिल्कुल नहीं है, आप पक्षांतरण करके अगर z बराबर ऐसा आ जाए तो इसका मतलब होता है, तो आप यहाँ से पक्षांतरण करके z का मान ज्ञात कर लो। 3 का पक्षांतरण किया हो गया 3m बराबर हो गया z प्लस 2x बार। देखो 2x बार का पक्षांतरण इधर कर दो तो बचेगा z और बराबर z बराबर ये 3m था और ये 2x बार घटेगा माइनस 2x बार, तो देखो z बराबर 3m माइनस 2x बार आ रहा है, z बराबर 3m माइनस 2x बार आ रहा है, इसका मतलब ये भी सही है। इसको चेक करते हैं, 2 का पक्षांतरण किया तो 2x बार बराबर 3m माइनस z बराबर लाना है तो z को इधर ले आओ, z और बराबर ये 3m 2x बार इधर जाएगा तो माइनस 2x बार, इसका मतलब ये भी सही है, तो तीसरा भी सही है। अब बच गया चौथा, x बार बराबर m बराबर z। ये कब होता है, जब सममित श्रेणी होती है। ये कौन सी है, असममित, तो ये गलत हो गया, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। ये संबंध नहीं पाया जाता, इस कारण से ये उत्तर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से सवाल पूछ लिया जाए कि यदि किसी समंत श्रेणी में समांतर माध्य का मान है 20, उसके बाद में माध्यिका का मान है 30, तो z का मान ज्ञात करो। आपको ध्यान है कि m और x बार है वो बराबर नहीं है, इसका मतलब m और x बार बराबर नहीं है, इसका मतलब असममित श्रेणी है। तो असममित श्रेणी की स्थिति में आप z बराबर 3m माइनस 2x बार में मान रखेंगे, z बराबर आ जाएगा 3m, m का तिगुना 30 का तिगुना 90 माइनस x बार का दुगुना 20 का दुगुना कितना 40, 90 में से 40 गया तो कितना 50, z का मान कितना आ गया 50। अब आप एक चीज देखेंगे, x बार का मान था 20, m का मान था 30 और z का मान कितना है 50, तो इनमें सबसे ज्यादा मान किसका है, z का है। देखो ये z है और ये जो m है और ये जो x बार है, तो इन सब में z का मान सबसे ज्यादा है। तो पूछ लिया जाए कि ये कौन सी सममित श्रेणी है, धनात्मक है अथवा ऋणात्मक, तो धनात्मक में तो x का मान ज्यादा होता है, तो ये कौन सी है, ऋणात्मक। तो ऐसा भी आपको पूछा जा सकता है। ऐसे ही एक सवाल दे दिया जाए कि यदि x बार बराबर 25, m बराबर 25, तो z का मान ज्ञात करो। तो ये जो सवाल है वो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप सरल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि x बार का मान 25 है, m का मान 25 है, दोनों का मान बराबर है, इसका मतलब सममित श्रेणी है। तो सममित श्रेणी में तीनों के मान बराबर होते हैं, x बार बराबर m बराबर z, तो z का मान भी कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, z का मान कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। बिना सोल्व करे आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप सोल्व भी करेंगे, ये सूत्र में भी मान रखेंगे तो भी 25 ही आने वाला है, नोट कर लीजिए इसको। अब देखो श्रेणी होती है 3 प्रकार की, कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। पहली कौन सी, व्यक्तिगत। पहली कौन सी, व्यक्तिगत। व्यक्तिगत को इंग्लिश में कहते हैं पर्सनल। तो जब आपकी कोई चीज पर्सनल होती है, इसका मतलब आपके अकेले के ही पास में वो होगी, इसका मतलब एक जने को केवल एक ही मिलेगी, एक जने को एक ही मिलेगी, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, एक एक होगी, अर्थात हर संख्या केवल और केवल एक एक बार आएगी, जैसे 5, 7, 9, 13, 15। अगर इन सब में प्रत्येक संख्या एक एक बार ही आई है, मतलब फ्रीक्वेंसी है वो प्रत्येक संख्या की केवल एक एक है, इसका मतलब वो कौन सी श्रेणी है, व्यक्तिगत। ऐसे ही अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं तो यह कौन सी श्रेणी हो जाती है, तो अभी नाम बताता हूं, देखो कौन सी। जैसे मान लीजिए 5, 7, 9, 13 और 15, इसमें 5 एक बार आया, 7 3 बार आया, 9 2 बार आया, 13 4 बार आ गया, 15 एक बार आया, इसका मतलब इसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी हो जाती है। तो जब फ्रीक्वेंसी हो जाती है ऐसी स्थिति में ये कौन सी श्रेणी कहलाएगी, तो अब देखना 5 के बाद में सीधा 7 आया है, इसका मतलब 5.1 नहीं है, 5.2 नहीं है, 5.3 नहीं है, तो ये टूट गया, 5 के बाद में मान टूट के आगे चला गया, इसका मतलब ये खंडित हो गई। कौन सी श्रेणी हो गई, खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी है, लगातार नहीं है, इसका मतलब असतत है। कौन सी श्रेणी है, असतत है। इसका एक नाम और है, ये वर्गों में विभाजित नहीं है, ऐसा नहीं है कि 0 से 10 का एक वर्ग बन गया, 10 से 20 का एक वर्ग बन गया, तो ये तो हो गई वर्ग वाली, तो ये वर्ग में नहीं है, इसका मतलब अवर्गीकृत श्रेणी है। तो इसके कितने नाम होते हैं, खंडित श्रेणी या असतत श्रेणी या अवर्गीकृत श्रेणी। अब देखते हैं तीसरी कौन सी, तो वो होती है अखंडित श्रेणी। कौन सी, अखंडित या सतत या फिर वर्गीकृत। नाम कैसे पड़ा, क्योंकि देखना इसमें वर्ग बने रहते हैं, जो x बार है उसके वर्ग बने रहते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो ये वर्गों में विभाजित है, लगातार है, 0 से लेके लगातार 10 तक है। कोई सी भी संख्या जो वो सारी इसमें आएगी, जैसे 9 आए तो वो भी इसमें आएगी, 8 आएगा वो भी इसमें, 9.5 वो भी इसमें, इसका मतलब ये लगातार है अर्थात सतत है, वर्गों में विभाजित है, इसका मतलब वर्गीकृत है, टुकड़ों में टूटी हुई नहीं है, लगातार है तो अखंडित है। तो ये श्रेणी इस प्रकार की होती है, और इसमें यहाँ पे x और ये होगी फ्रीक्वेंसी 3, 5, 7 कुछ भी हो सकती है, 2।
ठीक है। अब इनमें हम समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं? तो व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य ज्ञात करना है तो सीधा सूत्र है राशियों का योग और बट्टे राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। यही सूत्र आप बचपन से यूज करते आ रहे हैं। तो अक्स बार बराबर समांतर माध्य को अक्स बार से लिखेंगे स्टैटिक्स में, अक्स बार, या फिर इसको साधारण शब्दों में कह सकते हैं औसत। औसत बराबर होता है समांतर माध्य बराबर होता है राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। अब जब खंडित श्रेणी आ जाए तो आपको पता है जब राशियों का योग करेंगे तो 5 एक बार जुड़ेगा, 7 3 बार आया है तो 7 + 7 + 7 3 बार जुड़ेगा, 9 2 बार आया इसका मतलब 2 बार जुड़ेगा, 13 4 बार जुड़ेगा। तो आप 7 को 3 बार जोड़ो या 7 को 3 से गुणा कर दो, एक ही बात है। इस कारण से आप ऐसी स्थिति में एफ को गुणा करते हैं अक्स से, उसके बाद में एफ एक्स ज्ञात कर लेते हैं और एफ एक्स का जो मान आता है उसके बाद में देखो सरल कैसे करते हैं। तो एफ एक्स ज्ञात करते हैं 5 एकम 5, 7 तिये 21, 9 दूना 18, उसके बाद में कितना 13 चौके 52 और उसके बाद में 15 एकम 15। अब ये आ गया एफ एक्स, ये हमने जोड़ लिया। इसका मतलब जब आप इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ एक्स का मान आ जाएगा। तो ये तो हो गया राशियों का योग सिग्मा एफ एक्स, बट राशियों की संख्या क्या होगी? तो ये जो फ्रीक्वेंसियां है तो 5 एक बार आया है तो एक राशि होगी, 3 राशियां ये होगी कौन 7, फिर 7, फिर से 7, 3 ये होगी। इसका मतलब आप इनको जोड़ेंगे, फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे, मतलब सिग्मा एफ। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ को आप कैपिटल एन से भी लिख सकते हैं। कैपिटल एन का मतलब होता है टोटल संख्या कितनी है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो ये हो गई भाई खंडित या वर्गीकृत श्रेणी के लिए औसत ज्ञात करना या समांतर माध्य ज्ञात करना। अब अखंडित श्रेणी आ जाए तो ऐसी स्थिति में अक्स बार का मान क्या लेंगे? तो सीधा तरीका है, तरीका यही यूज होगा। यहाँ पे क्या कर देना है, 0 से 10 है तो बीच वाला मान ले लो। 0 और 10 के बीच वाला मान क्या है? तो 0 को 10 को जोड़ो, दोनों को जोड़ के आधा कर दो। 0 में 10 जोड़ा 10, 10 का आधा हो गया 5, तो आप इसको काटो 5 लिख दो। 10 और 20 के बीच में कौन है? 15। 20 और 30 के बीच में कौन है? 25। और 30 और 40 के बीच में कौन है? 35। अब ऐसा आप करके और यही सूत्र लगा लो। आप क्या ज्ञात कर लो? एफ एक्स ज्ञात कर लो। 5 को 3 से गुणा कर दो 15, 15 को 5 से गुणा कर लो 45, 25 को कितने से गुणा करेंगे? 2 से, तो ये 25 दूना 50 और 35 दूना 70। अब ये आ गया एफ एक्स का मान। तो आप एक्स बार का मान ज्ञात करेंगे सिग्मा एफ एक्स बट्टे कैपिटल एन या सिग्मा एफ एक्स बट्टे कैपिटल एफ। इनको जोड़ेंगे और टोटल एफ का मान है उसका भाग दे देंगे तो अखंडित श्रेणी में समांतर माध्य का मान आ जाएगा। तो ये हो गया समांतर माध्य, नोट कर लो। अगला देखते हैं माध्यिका। कौन देखते हैं? माध्यिका। माध्यिका का मतलब क्या है? मध्य का अंक, बीच वाली संख्या। क्या मतलब होता है? बीच वाली संख्या। तो बीच वाली संख्या ज्ञात करनी है तो सबसे पहले इसमें एक ही चीज का ध्यान रखना, श्रेणी को आरोही क्रम में लिखना है। किस क्रम में लिखना है? आरोही क्रम में। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्यक्तिगत श्रेणी की माध्यिका क्या होती है। तो व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्येक संख्या एक एक बार आएगी। जैसे लिख दिया 13, 15, 17, 20, 3, 8, 13, ऐसे 13 मत लिखो और कुछ लिख दो, यहाँ पे 19 लिख दो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटी संख्या पहले आएगी 3, उसके बाद में 8, उसके बाद में 3 आ गया, 8 आ गया, उसके बाद में 13 आएगा, उसके बाद में 15 आएगा, उसके बाद में 17, 19, 20, 17, 19 और 20। अब देखो कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 संख्या है। तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी? तो बीच वाली संख्या के लिए सूत्र होता है m बराबर n+1 बट्टे 2वां पद। n+1, n का मतलब कितनी संख्या है? 7, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 बट्टे 2, 8 बट्टे 2 होता है चौथा पद, फोर्थ पद। अब यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यही चौथा पद है, वो माध्यिका होगी। अब सीधा तरीका देखो क्या करना है, आप कुछ संख्या इधर से छोड़ दो, जैसे 1, 2, 3 संख्या छोड़ दो, इधर से भी 3 संख्या छोड़ दो, जो बीच में बच जाए वही माध्यिका होती है। अगर दिक्कत आती है तो एक इधर से काटो, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, फिर एक इधर से, फिर एक इधर से, बीच में कौन बन गया? बच गया, 15 बच गया। तो जो बच जाए वही क्या होती है? माध्यिका, मतलब बीच वाला पद। अब मान लीजिए यहाँ पे एक संख्या और होती 25, 25 और होता तो फिर हम माध्यिका कैसे ज्ञात करते? तो सबसे पहले आरोही क्रम में लिखते, तो 25 सबसे लास्ट में आता। अब आप देखेंगे तो बीच में 2 संख्या बच जाएगी, 3 संख्या इधर से छोड़ी, 3 संख्या इधर से छोड़ी, तो बीच में बच गया 15 और 17। तो ध्यान रखना 15 और 17 के बीच में कौन सी संख्या होती है? तो दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दे दो। 15 और 17 को जोड़ के आधा करेंगे तो 32 का आधा हो जाएगा 16, तो माध्यिका आ जाएगी 16। ठीक है, तो इसके लिए सूत्र तो ये हो गया m बराबर n+1 बट्टे 2वें पद का मान। दूसरा देखते हैं खंडित श्रेणी के लिए। कौन सी श्रेणी के लिए? खंडित या असतत या फिर अवर्गीकृत। कौन सी वाली? अवर्गीकृत श्रेणी के लिए माध्यिका का मान ज्ञात करना। तो जैसे दिया गया है एक्स बार, उसके बाद में दिया है यहाँ पे एफ। एक्स बार का मान दे दिया मान लो 5, फिर 7, फिर 9 दे दिया, फिर 8 दे दिया और उसके बाद में 10 दे दिया। फ्रीक्वेंसी लिख रखी है मान लीजिए यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1 और उसके बाद में यहाँ पे 4, ऐसे मान लीजिए फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। तो ध्यान रखना आपको, एक तो जो माध्यिका है उसमें एक चीज याद कर लेना, माध्यिका में सबसे पहले क्या लिखना है? आरोही क्रम।
अगर आरोही क्रम में डाटा नहीं दिए गए हैं और आप सीधी माध्यिका ज्ञात कर लोगे तो सवाल गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो, जो आपको x बार का मान दे रखा है, चेक करो वो आरोही क्रम में है या नहीं है। तो 5 7 9 8 ये आरोही क्रम में नहीं है, इसको पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में लिखेंगे तो 5 फ्रीक्वेंसी 3 7 फ्रीक्वेंसी 2, उसके बाद में कौन आएगा, 8 आएगा फ्रीक्वेंसी 1, फिर 9 आएगा फ्रीक्वेंसी 5 और फिर 10 आएगा फ्रीक्वेंसी 4। उसके बाद में एक चीज और ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसियां दी गई है तो ऐसी कंडीशन में आपको सीएफ ज्ञात करनी है। सीएफ को हिंदी में बोलते हैं संचयी बारंबारता। कौन सी बारंबारता, संचयी बारंबारता। संचयी का मतलब होता है इकट्ठा करना। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, मतलब क्यों इकट्ठा करते हो। तो आपको क्या इकट्ठी करनी है, बारंबारता, मतलब फ्रीक्वेंसी को जोड़ जोड़ के लिखना है। तो जोड़ जोड़ के लिख दो, 3 3 में आगे और लिखे, 2 और जोड़े तो 5 5 में एक और जोड़ा तो 6 6 में 5 जोड़ा तो 11 11 में 4 जोड़ा तो 15। अब यहाँ पे सीएफ का मान आ चुका है और जो लास्ट सीएफ होती है वही होता है कैपिटल एन। अब आपके पास में सूत्र क्या है कि माध्यिका m बराबर n प्लस 1/2 वे पद का मान। ध्यान रखना, पद का जो मान होता है वो माध्यिका होती है। तो n कितना है, 15 15 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 16 16 का आधा कितना हो जाएगा, 8। अब 8वां पद कहाँ आएगा, तो देखो या तो 8 फ्रीक्वेंसी या 8 से अधिक फ्रीक्वेंसी कहाँ है। तो 8 से अधिक फ्रीक्वेंसी कौन है, 11। तो 11 वाली फ्रीक्वेंसी वाले पद का मान, तो पद का मान ज्ञात करना है तो पद का मान क्या है, 9 हो जाएगा। ध्यान रखना, पद का मान क्या हो जाएगा, 9। तो यहाँ पे माध्यिका का मान क्या हो जाएगा, 9। माध्यिका आ गई 9। उत्तर, मान लीजिए आप ये तरीका भूल जाते हैं तो सबसे पहले क्या करो, x बार को लिख दो और कितनी बार आया उतनी बार लिख लो। 5 कितनी बार आया, 3 बार, तो जल्दी से 5 5 5 लिखेंगे। 7 कितनी बार आया, 2 बार, तो 2 बार लिखेंगे। और उसके बाद में 8 कितनी बार आया, 1 बार। 9 कितनी बार आया, 5 बार, तो 9 को 5 बार लिखेंगे, जल्दी से लिख लेंगे। और उसके बाद में 10 4 बार आया तो 1 2 3 और 4। सबसे पहले शुरू से 1 2 3 4 संख्या काटी, लास्ट से भी 4 संख्या काट दी, फिर एक संख्या, फिर एक संख्या, फिर इधर से, फिर इधर से, फिर इधर से, फिर इधर से, बच गया कौन, 9। इसका मतलब माध्यिका क्या होते हैं, 9। तो ये हो गया सीधा तरीका। अब माध्यिका ज्ञात करते वक्त हमने एक चीज ज्ञात करी, सी है। ध्यान रखना है, माध्यिका में 2 चीजें ध्यान रखनी है। माध्यिका में 2 चीजें कौन सी ध्यान रखनी है, एक तो सबसे पहले आरोही क्रम में लिखना है और दूसरा क्या ज्ञात करना है, सीएफ ज्ञात करना है। सीएफ किस में ज्ञात करना है, तो अखंडित श्रेणी में। और केवल आरोही क्रम से कौन सा आ जाएगा, तो व्यक्तिगत श्रेणी वाला। अब यहाँ पे सीएफ हमने देखी कि सीएफ हमेशा बढ़ती है, 3 5 6 11 15 हमेशा बढ़ती है। तो जब हम सीएफ का ग्राफ बनाते हैं तो फ्रीक्वेंसी हमेशा इस अक्ष पे होती है, बारंबारता फ्रीक्वेंसी हमेशा इस अक्ष पे होती है। ये बढ़ती है, पहले 3 थी, उसके बाद में 5 हो गई, उसके बाद में 6 हुई, 6 हुई, उसके बाद में 11 हो गई, उसके बाद में 15 हो गई। अगर मैं इसको एक ग्राफ से दर्शाऊं तो ये ग्राफ हमेशा बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो मैंने बताया आपको कि जब कोई चीज बढ़ती है तो अपन कहते हैं ओजाई ओजाई ओजाई। इसका मतलब इसको कौन सा वक्र कहते हैं, ओजाई वक्र कहते हैं। ओजाई वक्र इसको कहते हैं, इंग्लिश में OGIV। ओजाई वक्र देख लेना जहां मिल जाए। इसका मतलब ये किसका वक्र है, माध्यिका का। तो माध्यिका का वक्र होता है। और माध्यिका में भी किसका, सीएफ का, संचयी बारंबारता का। माध्यिका के लिए संचयी बारंबारता के वक्र को क्या कहेंगे, औजाइव वक्र कहेंगे। तीसरा हम देखते हैं वर्गीकृत या अखंडित या सतत श्रेणी के लिए माध्यिका का मान ज्ञात करना। तो इसमें वर्ग दिए रहते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी लिखी रहती है और सीएफ ज्ञात कर लेनी है। तो फ्रीक्वेंसी लिखी रहेगी 5 3 4 2, ऐसे मान लीजिए फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहला काम आप ज्ञात करेंगे सीएफ का मान। सीएफ का मान आप ज्ञात करेंगे। सीएफ हो गई 5 और 3 हो गया 8, 8 और 4 हो गए 12, 12 और 2 हो गए 14 और एक और ले लेते हैं 50 से 60, और 50 से 60 वाले में फ्रीक्वेंसी एक ले लेंगे, टोटल हो गया 15। ठीक है। अब सबसे पहले आप जानते हैं कि m बराबर होता है n प्लस 1/2 वे पद का मान, 2वें पद का मान। तो यहां से 15 प्लस 1 हो गया 16, 16/2 हो गया 8वां पद। कौन सा पद, 8वां पद। n का मान यहां पे रखेंगे 15, 15 प्लस 1 हो गया 16/2 हो गया 8, 8वें पद का मान। 8 से अधिक, 8वें पद का मतलब हो गया 8 से अधिक फ्रीक्वेंसी कहां है, तो 8 से अधिक सीएफ कहां है, तो 8 ये रही। ठीक है, तो 8 या 8 से अधिक, तो 8 वाली ले लेंगे, 8 वाली ले लेंगे। तो ऐसी कंडीशन में देखो आप इस वर्ग को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर मान लीजिए 8 खुद आ जाए तो भी इस वर्ग को सिलेक्ट कर लेना, और 8 से ज्यादा सिलेक्ट करोगे तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उत्तर सेम आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें सूत्र है एक, वो बस रख लेना। ऐसी कंडीशन में जब वर्गीकृत हो डाटा, तो ऐसी कंडीशन में सूत्र होता है माध्यिका बराबर L1 प्लस आई का मतलब होता है इंटरवल बटे फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे मैं सीधा वही लिख देता हूं जो आपको एग्जाम में लिखना है, n/2 माइनस CF0। आपको ये वाला सूत्र याद कर लेना है ताकि कंफ्यूजन हो ही नहीं। n/2 करना है, ध्यान रखना, n/2 सीधा 15/2 करना है आपको, ये 8 नहीं लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पे L1 कौन सा होता है कि जो आपने वर्ग अंतराल सिलेक्ट कर रखा है उसकी लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट कितनी, 20 प्लस I/F। आई का मतलब होता है इंटरवल। इंटरवल कितना है, तो इंटरवल 10 का है भाई, 10 10 का ही तो अंतर है सब में। तो 10 10 का इंटरवल एफ। एफ का मतलब होता है कि जो आपने वर्ग सिलेक्ट कर रखा है उसकी फ्रीक्वेंसी एफ।
ये होता है फ्रीक्वेंसी एफ, तो आप इसको लिखेंगे एफ। जो वर्तमान में सिलेक्ट कर रखा है उसको F1 लिख सकते हैं या F लिख सकते हैं। उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी F0 होती है, उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी F2 होती है। CF यहाँ पे ये हो गया CF, आप इसको CF1 भी लिख सकते हैं, इससे पहले वाली CF0 और इससे बाद वाली CF2 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई भाई, F1 का मान या F का मान हो गया 3 और n/2, n/2 मतलब 15/2, 15/2 माइनस CF0, CF कौन सी है 8, इससे पहले वाली CF, तो इससे पहले वाली CF कितनी है 5, सरल करेंगे तो ये हो गया 20 प्लस 10/3 और यहाँ पे 15/2 हो गया और -5, तो ये इधर आएगा, तो 5 दूना 10, 15 में से 10 गया तो 5/2। ठीक है, काटा पीटी करेंगे तो ये हो गया 5 बार और 25 25 25 में 3 का भाग दिया तो 8 3 24, 8.66, 20 और 8 हो गए 28.66। तो माध्यिका कितनी आ गई, 28.66 आ गई है। तो इस वर्ग को हमने सिलेक्ट किया तो माध्यिका आपके पास में आ गई 28.66 उत्तर। अगर आप इससे अगला वाला वर्ग सिलेक्ट कर लेते तो भी उत्तर 28.66 ही आता, कोई प्रभाव से नहीं पड़ता। सबसे लास्ट में पढ़ते हैं बहुलक, सबसे लास्ट में पढ़ेंगे बहुलक मतलब मोड, इसको लिखते हैं जेड से। तो बहुलक का मतलब होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वह पदमूल्य बहुलक होता है। तो मुझे बताइए सबसे पहले व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक हो सकता है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि व्यक्तिगत श्रेणी में सबकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 1, इसका मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसी की है नहीं, सबकी बराबर है, तो व्यक्तिगत श्रेणी में कभी भी बहुलक का यूज नहीं किया जाता। तो उसके बाद में कौन सी असतत, असतत कौन सी वाली, असतत या खंडित या फिर अवर्गीकृत श्रेणी, तो उसमें क्या होता है आप देख के बता सकते हैं कि बहुलक कौन है, क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी होगी वही पदमूल्य बहुलक होगा। तो यहाँ पे लिखता हूं पद 10 12 15 16 18 और फ्रीक्वेंसी 3 5 7 2 और 1। अब यहाँ पे बताओ सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कितनी है 7, किसकी है, ध्यान रखना जिस पदमूल्य की होगी वो पदमूल्य होगा। तो फ्रीक्वेंसी तो 7 है लेकिन किसकी है 15 की, तो पदमूल्य उत्तर होता है, ध्यान रखना उत्तर क्या होता है पदमूल्य। तो यहाँ पे कौन आया 15, तो यहाँ पे बहुलक कौन है 15 होगा। तो असतत श्रेणी में तो बहुत ही आसान है। तीसरा होता है कि जब सतत श्रेणी हो, कौन सी श्रेणी, सतत श्रेणी, ऐसी कंडीशन में वर्गांतरण के रूप में डाटा दिए रहते हैं, तो आपको कैसे सरल करना है देखते हैं। देखो एक सूत्र है, बस याद करवा दूंगा हो जाएगा काम आपका। ठीक है, तो ये तो हो गया अक्स का मान, ये एफ का मान मान लीजिए 1 2 5 3 और 2 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन है 5, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उस पदमूल्य का मान बहुलक होगा। तो पदमूल्य कौन है 20 से 30, इसका मतलब आप इस वर्ग को सिलेक्ट कर लेंगे 20 से 30 वाले को। इस वर्ग को सिलेक्ट करने के बाद में देखो सूत्र बताता हूं आपको, सूत्र क्या है तो देखना बहुलक जेड बराबर L1 प्लस। अब यहाँ पे सारा खेल किसका है, फ्रीक्वेंसी का। आपको CF ज्ञात करनी है क्या, नहीं ज्ञात करनी, आपको केवल F ज्ञात करनी है। तो अब देखना क्या होता है, तो देखो अब आप ये सोचेंगे कि जिसका बहुलक है मतलब लक अच्छा है उसको 10 रुपए का नोट दे दो, कितने का नोट दे दो 10 का नोट दे दो। ठीक है, 10 का नोट दे दिया तो ये हो गया 1 और ये हो गया 0। अब आप इसकी फ्रीक्वेंसी लिख दो, क्योंकि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वही बहुलक होता है। तो F1 F0, तो आप लिखेंगे F1 माइनस F0, जैसा ऊपर लिखा वैसा नीचे लिख दो F1 माइनस F0, लेकिन नीचे ऊपर सेम हो जाएगा तो फिर मतलब क्या है लिखने का, तो इसको क्या कर दो डबल कर दो, इसको क्या कर दो डबल कर दो। अब यहाँ पे 2 लिखा तो भाई यहाँ पे भी 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे तो इसके F तो लगाना ही पड़ेगा ना, तो ये माइनस F2 लगा दिया और गुणा इंटरवल से तो गुणा करना ही है। तो ये हो गया बहुलक का सूत्र, किसके लिए, लास्ट वाले के लिए, जो वर्गीकृत श्रेणी है उसके लिए। अब यहाँ पे बहुलक का मान ज्ञात करते हैं, जेड बराबर L1, लोअर लिमिट कितनी 20 प्लस F1, F1 का मतलब होता है ये जो सिलेक्ट कर रखा है उसकी फ्रीक्वेंसी F1, इससे पहले वाले की F0, इसके बाद वाले की F2। मान रख दो F1 का मान कितना हो जाएगा 2 माइनस F1 का मान कितना हो जाएगा 5 माइनस F0 का मान हो जाएगा 2 बटे F1 का दुगुना, F1 कितना 5, 5 का दुगुना 10 माइनस F0 तो 2 और F2 तो ये हो जाएगा 3 और गुणा इंटरवल कितने का 10 का। कैलकुलेशन करेंगे तो 5 में से 2 गया 3 और ये 5 बच जाएगा नीचे 3 और बटे 5, 5 से 10 कटेगा 2 बार, 2 गुणा 3 हो जाएगा 6 और 20 हो जाएंगे 26, उत्तर आ जाएगा 26। तो ये हो गई भाई माध्य माध्यिका और बहुलक के सारे सवाल। अब बच गए थ्योरी वाले, वो जल्दी से रिवाइज करवा देता हूं। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा कि डाटा होते हैं 2 प्रकार के, डाटा कितने प्रकार के 2 प्रकार के, पहले कौन से प्राथमिक, दूसरे कौन से द्वितीयक। प्राथमिक डाटा वो होते हैं जिन्हें हम खुद जाके रिसर्च करके खोजते हैं, इसका मतलब ये मौलिक होते हैं, इनमें मौलिकता होती है, इनमें ज्यादा मेहनत लगती है, इनमें संशोधन करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती क्योंकि हमने अपनी जरूरत के हिसाब से इनको कलेक्ट किया है। और द्वितीयक डाटा वो होते हैं जो पहले से प्रकाशित है या अप्रकाशित है, या फिर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने उनको खोज रखा है और हमने कॉपी पेस्ट करके अपने यूज के लिए उनको काम में लेते हैं। इनमें एडिटिंग की जरूरत ज्यादा होती है, ये विश्वसनीय ज्यादा हो सकते हैं या कम हो सकते हैं, ये निर्भर करते हैं इस बात पे कि वो किस स्रोत से आपने लिए हैं। मान लीजिए सरकारी गजट में प्रकाशित
किसी पुस्तक से आपने डाटा कलेक्ट किया, इसका मतलब वो ज्यादा विश्वसनीय है। तो इनकी विश्वसनीयता है वो निर्भर करती है कि आपने डाटा कहाँ से कलेक्ट किए हैं। तो ये प्राथमिक और द्वितीयक डाटा हो गए, और ज्यादा थ्योरी फिर बनती नहीं है। इनकी जो 5 विधियां हैं उनके नाम ध्यान रखना। पहली कौन सी? एक तो मौखिक। मौखिक में कौन सी? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि, प्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि। दूसरी अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि। एक कौन सी थी? संवाददाताओं द्वारा सूचना इकट्ठा करना। और चौथी कौन सी है? जो प्रश्नावलियां भरवाकर, सूचकों के द्वारा। किसके द्वारा? सूचकों के द्वारा। और लास्ट वाली कौन सी है? प्रगणकों के द्वारा। प्रगणकों के द्वारा अनुसूची भरकर। एक तो अनुसूची वाली और एक प्रश्नावली वाली। इनमें ध्यान रखना है कि अनुसूची है वो प्रगणक स्वयं भरते हैं। जैसे जनगणना करते हैं तो प्रगणक जा जाके अनुसूचियां भरते हैं, पूछते हैं कि आपके घर में कितने सदस्य हैं, कौन कहां तक पढ़ा हुआ है, तो वो खुद भरते हैं। जैसे गुरुजी आते हैं घर पे और वो सारा डाटा खुद लेके जाते हैं, तो वो तो हो गया प्रगणक। और प्रश्नावली में क्या होता है? जब क्लास का फीडबैक लेना होता है तो आपको पेज दे दिए जाते हैं, बांट दिए जाते हैं। अब आप बता देते हैं कि इस मास्टर जी ने कैसा पढ़ाया, इसको रखना है, निकाल देना है ना। तो ये प्रश्नावलियां भरी जाती है किसके द्वारा? सूचकों के द्वारा। संवाददाताओं वाला कब हो गया? जब आपको तुरंत सूचना कलेक्ट करनी हो, तो ऐसी स्थिति में संवाददाताओं के द्वारा सूचनाएं एकत्रित की जाती है। तो और एक हो गया अप्रत्यक्ष और एक हो गया प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में जब आप खुद वहां पे घटना स्थल पे जाके डाटा कलेक्ट करते हैं तो वो हो गया प्रत्यक्ष। ये लिमिटेड जो डाटा कलेक्ट करने हो, या मान लीजिए लिमिटेड क्षेत्र है, उसके लिए उपयोगी है। और अप्रत्यक्ष जब मान लीजिए अनपढ़ मतलब अशिक्षित वर्ग के लोगों से डाटा कलेक्ट करना हो, या विस्तृत जगह से डाटा कलेक्ट करना हो, तो अप्रत्यक्ष विधि यूज में लेते हैं। अब संवाददाता और अप्रत्यक्ष में फर्क क्या है? तो अप्रत्यक्ष जो है उसमें अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए तो अप्रत्यक्ष वाली यूज करेंगे, और जल्दी डाटा चाहिए, ज्यादा शुद्धता की जरूरत नहीं है, तो संवाददाता वाली विधि यूज में लेंगे। तो इस प्रकार से आपकी स्टैटिक्स मैंने रिवाइज कर दी है। अगर क्लास अच्छी लगी तो आप जरूर इसको शेयर करो। अगर 500 व्यू आ जाते हैं तो मैं इससे आगे रीजनिंग के सारे टॉपिक आपको 10-10 मिनट में कंप्लीट करवा दूंगा, और मात्र 50 या 60 मिनट में, मात्र 50 या 60 मिनट में पूरी रीजनिंग रिवाइज करवा दूंगा। इसके लिए आपको 500 व्यू लेके आने हैं। आप अपने फ्रेंड्स को इस क्लास को जरूर शेयर करेंगे। धन्यवाद।